जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की, जहां इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है और पिछली बार के मुकाबले इस बार समीकरण बिल्कुल अलग बने हुए हैं। झारखंड में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। 81 सीटों पर चुनाव है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होना है और सभी दलों ने, सभी दो बड़े गठबंधनों ने सीटों का बंटवारा कर लिया है और यहां तक कि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है। इस बार मुकाबला दो गठबंधनों के बीच है। ये मुकाबला दो बड़े गठबंधनों का है, जो कि इस चुनाव को बिल्कुल अलग बना रहा है पिछली बार से। पिछले चुनाव में ये आपको इस तरह के समीकरण, इस तरह के हालात आपको देखने को नहीं मिले थे। जो इस बार बीजेपी और झामुमो का एक मजबूत गठबंधन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो झारखंड में चुनाव की सुनामी आने की पूरी तैयारी है। हेमंत सोरेन परेशान है, बेचैन है कि इस बार उनका मुकाबला एक बीजेपी के मजबूत गठबंधन से है, जो कि पिछली बार नहीं था। पिछली बार बीजेपी खुद ऐसे दलों से सामना कर रही थी जो उसके लिए परेशानी बने हुए थे, लेकिन इस बार स्थितियां अलग है और पिछले आंकड़े ये दिखाते हैं कि जब बीजेपी एक साथ अगर चुनाव लड़ती है तो वो झामुमो के और कांग्रेस के गठबंधन के लिए एक मुसीबत बन जाती है। वैसे तो बीजेपी और झामुमो के बीच ही यहाँ पर मुख्य मुकाबला रहा है, लेकिन जब से बीजेपी में विभाजन हुआ या छोटे दलों ने चुनौती देनी शुरू की, तो ये बात जो है झामुमो के पक्ष में जाती रही है और इसका नुकसान बीजेपी को पिछले कुछ चुनाव में देखने को मिला है। आप इस बार और पिछली बार का ये अंतर देखिए। बीजेपी इस बार आजसू के साथ, यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ में चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी, जो हमेशा जेवीएम के तौर पर पिछले 2-3 चुनाव से बीजेपी के सामने खड़े हुए थे, वो अब बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। बाबूलाल मरांडी तो 2006 में बीजेपी से अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और जब वो पहला चुनाव उतरे चुनाव लड़ने के लिए 2009 में, तो उन्होंने 11 सीटें हासिल की। वो बीजेपी का ही वोट बैंक लेकर चुनाव में उतरे थे, क्योंकि बीजेपी के नेता थे, वही आधार था और उन्होंने 11 सीटें हासिल की थी, जिसका नुकसान उस वक्त बीजेपी को हुआ था और बीजेपी 30 सीटें लेकर आई, जबकि उसके पहले 2005 में बीजेपी 34 सीटें जीती थी। अब बाबूलाल मरांडी क्योंकि बीजेपी से ही निकले थे, तो एक बड़ा नेता निकला, उसके साथ उसका आधार गया और वही वो वोट बैंक उनका वही रहा जो बीजेपी का था, जिसका नुकसान हुआ। लेकिन उसके अगले चुनाव में 2009 के बाद 2014 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी कमजोर हुए। वो 8 सीटें लेकर आए, बीजेपी 37 सीटें जीती थी और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। वहां पर पूरे 5 साल ये सरकार चली थी। उससे पहले तो बार बार कभी झामुमो सत्ता में आती थी, कभी बीजेपी, कभी निर्दलीय, कोई भी पार्टी टिककर सरकार नहीं चला पाती थी, हंग असेंबली रहती थी। लेकिन इस बार 37 सीटें आई और बीजेपी ने कुछ छोटे दलों के साथ वहां पर सरकार बनाई थी। और उसके अगले चुनाव में 2019 में, 2014 में बीजेपी रही, बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ा। 2019 में बीजेपी को 25 सीटें मिली, एंटी इनकम्बेंसी थी, इसीलिए झामुमो के पास 30 सीटें गई। बाबूलाल मरांडी उस वक्त 3 सीटें लेकर आए और उनकी पार्टी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गई। फिर उन्होंने बीजेपी के साथ अपना विलय कर लिया और पूरी तरह से उसमें शामिल हो गए। इस बार बीजेपी को जो हमेशा उनकी पार्टी जेवीएम से टक्कर मिलती थी, इस बार वो भी नहीं थी। दोनों के बीच में वोट परसेंटेज का बंटवारा होता था और इसी तरह से आजसू से भी बीजेपी को टक्कर मिलती रही है। कभी वो गठबंधन में भी रहे, जब गठबंधन में रहे तो 37 सीटें आई, लेकिन जब गठबंधन से बाहर रही तो बीजेपी को उसके सामने भी करीब 5-6 सीटें ले जाती है। लेकिन वही आधार रहा है आजसू का, वोट बैंक का, वही वोटों का आधार है जो बीजेपी का है। तो दोनों एक दूसरे के वोट काटते हैं। आजसू बेसिकली बीजेपी के वोट काटती रही है, इसलिए बीजेपी ने उसके साथ गठबंधन के लिए पहले भी कोशिश की थी, इस बार भी कोशिश की थी। दोनों को एक गठबंधन में फायदा होता है और इस बार आजसू साथ आ गई है। और ऐसे में आप ये पिछला आंकड़ा देखिए, वोट परसेंटेज, कि वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर ये जो तीनों दल जो पिछली बार साथ नहीं थे, वो अगर साथ होते तो चुनाव कौन जीतता, वोट परसेंटेज क्या कहता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, वोट परसेंटेज था 33.37%, आजसू का 8.10% और बाबूलाल मरांडी की जेवीएम का 5.45%। अब इनका टोटल बनता है 46.92%। अब इस तरह से आप झामुमो कांग्रेस का गठबंधन देखिए, अभी 30 सीटें इनको मिली थी
और इनका वोट परसेंटेज था 18.72% और कांग्रेस का था 13.88%। इनका कुल बनता है 32.60%। वोट परसेंटेज के हिसाब से आप इनका अंतर देखिए 46 और 32 का। तो यानी कि अगर आजसू, बाबूलाल मरांडी और बीजेपी अब एक साथ हैं, तो अगर पूरी तरह से उतना भी नहीं आएगा तो वोट परसेंटेज कुछ अंतर के साथ या हो सकता है कि बढ़ ही जाए। ये भी हो जाता है कि वोट कंसोलिडेट हो जाता है, तो बीजेपी 46 या उससे ज्यादा या उसके आसपास वोट परसेंटेज ला सकती है। और इस बार ये परसेंटेज गठबंधन का होगा, और यानी कि सीटें भी पूरी कुल मिलाकर गठबंधन की होंगी। जो सीटें जो वोट कटने से जो तीसरा उम्मीदवार जीत जाता है, अब वो नहीं होगा क्योंकि कंसोलिडेट हो जाएगा। और यही बात जो है झामुमो के लिए परेशानी की बात तो होती है, क्योंकि पिछली बार एक बिखरा हुआ गठबंधन उनके सामने था और इस बार एक एकजुट गठबंधन, मजबूत गठबंधन उनके सामने खड़ा है। और देखिए छोटी पार्टियां भी इसमें हैं, जैसे कि इस बार झामुमो के गठबंधन में सीपीआईएम भी है, पहले भी रही है, बीजेपी के साथ भी है, राजद भी है झामुमो में, जो कि 6-7 सीटें लाती है। इस बार भी उसको करीब इतनी ही सीटें दी गई है। और अगर बीजेपी के गठबंधन में बात करें तो जदयू है, लोजपा है, जदयू को 2 सीटें इस बार दी हैं और लोजपा को 1 सीट दी है। तो ये तो एक तरह से एनडीए के पूरे गठबंधन को साथ लेकर चलने की बात है, वहां एनडीए गठबंधन की बात है। लेकिन इन पार्टियों को, छोटी पार्टियों का प्रभाव उस तरह से नहीं रहता है। जो मुख्य बड़ी पार्टियां हैं वो वहां पर झामुमो और कांग्रेस रही है। कांग्रेस भी यहाँ पर 16, 9, 8 सीटें लाती रही है। झामुमो की सीटें भी पिछली बार सबसे ज्यादा रही, 30 सीटें, वरना वो भी पहले चुनाव से देखे तो 17, 18, 19 सीटें लाती रही है। जो यहाँ पर 30 के आसपास रही है वो बीजेपी है, जो एक बार सिर्फ 18 सीटें लाई है, वरना उसका 34, 30, 37 का आंकड़ा बीजेपी छूती रही है। और इस बार भी बीजेपी की उम्मीद है कि वो इस गठबंधन में कम से कम 40 तक सीटें जो है ला सकती है। इस बार 40 का आंकड़ा छूने की बीजेपी के आसार है, क्योंकि ये गठबंधन पूरा एकजुट हो गया है। और साथ में जो दूसरा फैक्टर है यहाँ पर, अब बीजेपी के साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बीजेपी पिछली बार जब चुनाव लड़ा था तो क्योंकि उसकी सरकार थी, 2014 में रघुबर दास मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन अब उसको एंटी इनकम्बेंसी नहीं झेलनी है। एंटी इनकम्बेंसी झामुमो को, हेमंत सोरेन को झेलनी है, और वो भी भ्रष्टाचार के कई आरोपों के साथ। उनकी झामुमो के मतलब अब खुद मुख्यमंत्री पर आरोप है। हेमंत सोरेन अभी जेल से छूटे हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया था, जमीन घोटाले का आरोप है। उनके सहयोगियों के, यानी कि झामुमो में पार्टी के जो नेता रहे हैं, उनके घर से कैश मिला है, उनके जो साथ काम करने वाले हैं उनके घरों से कैश मिला है। कांग्रेस के कुछ विधायक भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। तो यानी कि इस वक्त झामुमो भ्रष्टाचार भी झेल रही है, एंटी इनकम्बेंसी भी झेल रही है, और जो इनका एक आदिवासी कार्ड जो ये हमेशा खेलते हैं कि हम आदिवासी की पार्टी हैं, और आदिवासी और बीजेपी को, यानी कि आदिवासी हिंदुओं में बाइफरकेट करके उनको लड़ाते रहते हैं, बीजेपी को अलग थलग करते रहते हैं। तो इस बार ये फॉर्मूला भी फेल होने वाला है, क्योंकि इस वक्त झारखंड में आदिवासी आदिवासी नहीं रह पा रहे हैं। उनको कोई ईसाई बना रहा है तो कोई मुसलमान बना रहा है। और बीजेपी ने इस बार ये मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया है। जो हेमंत बिस्व शर्मा है, उन्हें झारखंड में चुनाव प्रभारी बनाया गया है, और उन्होंने ये झारखंड की स्थिति को असम की स्थिति से जोड़ते हुए वहां के हालात बताए हैं कि जैसे कि असम में इंडिजीनियस जो वहां के लोग थे, मूल लोग थे, वो कैसे खत्म हो गए, असमीज खत्म होते जा रहे हैं। वहां पर करीब 60 से 65% जो है हिंदू बचे हैं, जो असम के हिंदू हैं वो बचे हैं। बाकी वहां पर मुसलमान हैं, और उनमें भी ज्यादातर बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। अब वो असम से चलते चलते इधर झारखंड तक आ गए हैं। झारखंड से भी यहाँ पर घुसपैठ होती है। और वहां झारखंड में हो क्या रहा है, जमाई टोला वहां का तो बहुत फेमस है। जमाई टोला में होता क्या है, बांग्लादेश के मुसलमान आते हैं, यहाँ की आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, उन्हें मुसलमान बनाते हैं, जमाई बन जाते हैं। और क्योंकि वो भी उस आदिवासी कैटेगरी में आ गए हैं तो उनको आराम से जमीन मिल जाती है, और उनकी संपत्ति पर और उनके जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब देखिए कई कई गांव ऐसे हैं जो मुसलमान बन गए, कई गांव ऐसे हैं जो ईसाई बन गए। अब ये मुद्दा भी झारखंड में उठने लगा है, और इस बात को बीजेपी इस तरफ ध्यान दिलवा रही है कि झामुमो ने, जो यहाँ पर हेमंत सोरेन सरकार है, उसने तुष्टीकरण में इन मसलों को कभी छुआ ही नहीं। कांग्रेस भी सत्ता में रहती है, और कांग्रेस तो तुष्टीकरण के बिना जी ही नहीं सकती। जो हेमंत सोरेन खुद को आदिवासियों का नेता कहते हैं, अपनी पार्टी को आदिवासियों की पार्टी कहते हैं,
उनकी पार्टी में ही, उनकी सरकार में ही इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है और लोगों के बीच अब ये चर्चा है, ये चुनावी मुद्दा उन इलाकों में बन गया है जहां पर अब आदिवासी वो अल्पसंख्यक हो गए हैं। जो आदिवासी सबसे करीब जो है हिंदुओं के हैं, उनके त्योहार, उनके ईश्वर लगभग एक जैसे हैं, उन्हें उनके ही खिलाफ करके वो जब ईसाई और मुसलमान बन रहे हैं तो उस पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है और ये मुद्दा अब उठ रहा है और ये चुनाव में इस पर चर्चा गर्म है। और इसके कारण भी जो हेमंत सोरेन है वो ये भी उनके लिए एक चुनौती बना हुआ है कि जो उनकी छवि खराब हो रही है वो इससे निपटे कैसे। इसके अलावा जो उनके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी है वो है उनकी पार्टी के नेताओं का जाना, जिनमें सबसे अहम नाम है चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन जिन्हें वो अपनी जगह मुख्यमंत्री बना के गए और उन्हें एकदम से जेल से आते ही उन्हें सीट से हटाया, खुद मुख्यमंत्री बन गए और फिर चंपई सोरेन ने खुद हेमंत सोरेन को छोड़ दिया। अब चंपई सोरेन कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बीजेपी ने उन्हें अपने चुनाव में उतारा है, उनको टिकट दिया है और चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर कहलाते हैं। यानी कि कोल्हान का वो इलाका जहां पर 14 विधानसभा सीटें हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। 81 विधानसभा है, 41 आपको जीतने के लिए चाहिए, 14 जो है एक इलाके में सिमटी हुई है और उनका एक बड़ा नेता अब आपके पास है। तो ऐसे में कोल्हान के चंपई सोरेन अब बीजेपी के पास आ गए हैं और झामुमो की जीत में, जो झामुमो को अभी तक 17, 18, 20, 30 सीटें मिलती रही हैं, उसमें कोल्हान की जो इलाका है उसकी बड़ी भूमिका रही है। अब वहां पर झामुमो कमजोर हो गई है। तो ये सारे फैक्टर मिलकर जो है इस बार एक अलग कहानी कह रहे हैं। चुनाव तो बिल्कुल टक्कर का है, कांटे का है, क्योंकि गठबंधन से गठबंधन लड़ रहा है। लेकिन झामुमो के साथ समस्या ये है कांग्रेस और इसके गठबंधन में कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नेता छोड़कर जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले जो है इनके ऊपर चमक रहे हैं और ये इस बार के नतीजों पर इनका असर दिखने वाला है। और ये पूरे जो स्थितियां हैं ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं माहौल जो है इसमें बीजेपी को फायदा मिल सकता है। बीजेपी की जीतने की संभावना बनी हुई है और ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहां पर कोई कमजोर रही है, सत्ता इन दोनों के बीच ही आती जाती रही है। बीजेपी कुछ टूट फूट के कारण कमजोर पड़ी और कुछ एंटी इनकम्बेंसी के कारण कमजोर पड़ी और इसीलिए इस बार बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। हेमंत बिस्व शर्मा को लगाना ही इस बात का इशारा है कि उनको वो एक कर्मठ नेता माने जाते हैं। असम जैसी जगह पर पूरे नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने संभाला हुआ है बीजेपी के लिए। ऐसे में उन्हें झारखंड में उतारना यानी कि बीजेपी की बहुत बड़ी दिलचस्पी है। यहाँ पर वो सत्ता इस बार चाहती है चुनाव जीतना किसी भी हालत में और ये उसको संभावना भी लग रही है जो मौजूदा हालात हैं उससे कि इस बार सरकार बीजेपी की बनने जा रही है और संकट में है हेमंत सोरेन और कांग्रेस, क्योंकि इस बार उनके खिलाफ कई सारी चीजें हैं जिनसे निपटने में मुश्किल होने वाली है। लेकिन हालांकि जो अब नतीजा आएगा वो तो जनता के ऊपर है कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को लोग किसे वोट देते हैं, किसे सत्ता में लाते हैं। लेकिन जो पिछले आंकड़े हैं और जो अभी मौजूदा आसार है तो चुनाव जो है बीजेपी के पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।